Yes, sir. क्या? हमने जजमेंट सारी कर ली थी, इफ आई एम क्लियर। ऑल द जजमेंट्स वर डन, जो जो होना था उस केस के रिलेटेड। जस्ट कैन समवन टेल मी कि लास्ट जजमेंट हम लोग ने कौन सा किया हुआ है? एनीवन? सर हम लोग ने मिनर्वा मिल्स का किया था। ओके, वो मिनरवा मिल्स केस। हाँ। ठीक है, बट बढ़िया। मिनरवा मिल्स केस में हम लोग ने ये बोला होगा कि जो एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू नानी फाल्की वाला का देखा हुआ था, करेक्ट? ये सारी चीजें देखी हुई होगी। अब उसके आगे की चीज। ओके, ठीक है प्रीति, ठीक है। तारा, आपका मैसेज मिल गया है मेरे को। मैंने चेक भी किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने भेजा नहीं है एक्चुअली, देयर इज सम बिजी शेड्यूल दैट्स व्हाई, लेकिन चेक किया हुआ है आपका। मैं टाइम निकाल के भेज देता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, चल आ गया नोट्स। वेयर इज माय नोट्स, 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 ठीक है ना। आप लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली, सारी चीजें देख लिया, सारी चीजें कर लिया था, लेकिन उस पूरे बीच में ना एक चीज था जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं गया, ठीक है? एंड दैट वाज नाइन्थ शेड्यूल। जो नाइन्थ शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ओके, ठीक है। तो हम लोग ने सब चीज देख लिया, लेकिन नाइन्थ शेड्यूल का रह गया था। अब प्रैक्टिकली हुआ क्या, गवर्नमेंट ना चुपके चुपचे सारी चीजें नाइन्थ शेड्यूल में डाल रही थी वही सेम टाइम पे। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 71 लॉस के लिए या कुछ लॉस के लिए जगह था, बट थोड़े टाइम बाद इफ यू सी ना, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन हो गया था। इनिशियली जो नाइन शेड्यूल था उसमें सिर्फ गिन चुन के कुछ 13 या 7 लॉस थे, 13 लॉस वर देयर, ठीक है? इनिशियली पार्लियामेंट ने इनिशियली इसमें सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड लॉ डाल रहे थे। नाइन शेड्यूल में कोई भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, ये बात है। अभी तक आपने लड़ाई लड़ी 13 और 368 के बीच में कि कौन बड़ा है, 13 बड़ा है या 368 है। उसके लिए आपने बहुत सारे केस देखे, शंकरी प्रसाद केस देखे, सज्जन सिंह केस देखे, केशवानंद भारती केस देखा और मिनरवा मिल्स केस देखा। ये पूरे टाइम पे नाइन्थ शेड्यूल पे तो किसका ध्यान ही नहीं गया। इनिशियली पार्लियामेंट ने इसमें 13 लॉज डाले थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इन द ईयर 2006 तक कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और नाइन्थ शेड्यूल में देयर वर मोर देन 270 प्लस लॉस। और ये लॉज ऐसे नहीं थे कि फार्म लॉस से रिलेटेड या कुछ, बेसिकली कोई भी टाइप का लॉज इसमें डाल दिया जाता था, एनी टाइप। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, एक बार आप नाइन शेड्यूल में कोई लॉ को डालते हो तो उस पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। पार्लियामेंट बेसिकली इस तरीके से बच रहा था चीजों से, ठीक है? पार्लियामेंट वाज डन ऑन दिस कि नाइन्थ आप 368 के पावर्स वैसे लोगे तो लोग नाइन शेड्यूल में डाल देते थे लॉ बना के, और वो सेव हो जाता जुडिशियल रिव्यू से। फाइनली दिस वाज आल्सो चैलेंज्ड इन आईआर कोइलो केस। एक केस हुआ, आईआर कोइलो केस, आईआर के कोइलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में 2007 का केस है। इसमें वी बेसिकली चैलेंज द होल नाइन शेड्यूल ओनली, कि सर आप अभी तक आर्टिकल 368 से गवर्नमेंट की पावर कंट्रोल कर रहे हो, सारा कर रहे हो। ऑल्सो एक और केस में ये चैलेंज था, तो वमन राव केस भी याद रखना। तो आप आर्टिकल 368 की पावर कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन नाइन शेड्यूल का क्या सर? क्योंकि थिंग इज हैपनिंग बहुत कि आपने सब किया लेकिन नाइन शेड्यूल पे ध्यान देना छोड़ दिया। अब बात ये हो रही थी कि यार नाइन शेड्यूल में जितने भी लॉज है वो सब के सब बच गए जुडिशियल रिव्यू को। आर ऑल लॉज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू? क्वेश्चन ये आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, नहीं, एक कट ऑफ डेट बनाया। अब मेरे को ये बताओ, किसी को याद है ये डेट क्या है? 24 अप्रैल 1973। इस दिन पे एक वेडिक्ट आया था। दैट वाज द वेडिक्ट ऑफ केशवानंदा भारती। केशवानंदा
केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था, इसीलिए ये दिन चूज किया गया। और इस दिन को बोला गया कि देखो, जो लॉज 9 शेड्यूल में इस दिन के पहले डाले गए थे, ठीक है, बिफोर दिस डेट, जो यहाँ पे है वो बिफोर है। जो लॉ 9 शेड्यूल में इस दिन के बिफोर रखे गए थे, उस केस में आर्टिकल 13 नहीं लगेगा उन लॉज पे। मतलब उस केस में आर्टिकल 368 बड़ा हो गया कि पार्लियामेंट डाल रहा था। तो इन वाले पे जो बिफोर अप्लाई हुए हैं ना 24 पे, उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन जो लॉ 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें ऐड किए गए, मतलब आफ्टर इज दिस डेट, उन सब पे, जो लॉ इस दिन के बाद अप्लाई किए गए, उन सब पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। क्योंकि केशवानंदा भारती के टाइम पे एक बेसिक स्ट्रक्चर आया है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसी वजह से ये कट ऑफ डेट डिसाइड हुआ। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। ओके, मधुरा समझी, ज्योत, प्रीति, तायरा, पद्मा प्रिया, ठीक है। अभी ये डेट क्यों लिया वो भी आप लोग को समझ गया है। बेसिकली यहाँ वाले केस में फिर आर्टिकल 13 बड़ा हो गया, आर्टिकल 368 से, ठीक है। अब अगर आप एक नोटिस करो तो आईआर कोइलो केस में तो ये आया, आईआर कोइलो केस कब का है? 2007 का। आप 2007 में एक जजमेंट दे रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो किसी दिन बैक में। इफ यू आर सेइंग 2000 का जजमेंट, 2007 का जजमेंट, और कट ऑफ डेट पीछे वाले दिन से लागू कर रहे हो वो लॉ को, आप लोग क्रिमिनल लॉ में पीछे वाले दिन पे नहीं अप्लाई कर सकते हो, हमने देखा, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पीछे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जजमेंट 2007 में आ रही है और एप्लीकेशन डेट 1973 से लगाया जा रहा है। तो ऐसे वाले पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल किया गया है। बेसिकली अगर तुम देख रहे हो, वेडिक्ट आया 2007 में, तो आप लोग अगर नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता तो यहाँ से करते। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप पीछे के डेट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अलाउ है लेकिन क्रिमिनल में अलाउ नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ये भी याद रखना है एक छोटी सी चीज। इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स अगर ये समझ में आ गया। तो कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है। जो दिन 24 अप्रैल 1973 के पहले वाले जो लॉज थे, उनको तो ठीक है बचा लिया, लेकिन सबको नहीं बचाया, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ये तो ठीक हो गया। अब ये ना हमेशा गाइडिंग प्रिंसिपल बना रहता है, झगड़ा बना रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीजें याद रखना। अब ये डॉक्ट्रिन जो है जुडिशियल रिव्यू वाली, ये किस पे अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, ये केस बाय केस बेसिस पे, ये कोई फिक्स डॉक्ट्रिन नहीं है कि किस पे क्या लगेगा, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन एक तरह से यू कैन से कि सब्जेक्टिव भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स चीजें। बट ये है कि डॉक्ट्रिन किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं अप्लाई करना है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? अगर ये क्लियर है तो वी आर डन विथ आवर फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन। अब इसमें कुछ है नहीं। लेट्स मूव टू डीपीएसपी। जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो यू कैन रेज योर हैंड्स। क्या मधुरा? तो हाथ ये रेज रखना। हम्म। लास्ट वाला जो पार्ट है, एक बार आप रिपीट कर सकते हो क्या? आफ्टर दिस, मतलब जो आपने केस समझाया है ना पूरा, ये व्हेन वी मूव डाउन टू 2007 ईयर ना, वहां से। 2007 में देखो, आपका ये जो केस है, को आयर कोइलो केस, उसका वेडिक कब आ रहा है मधुरा? 2007 को। 2007 को। तो अगर आज से कोई चीज को आप लागू किए हो कि जुडिशियल रिव्यू होगा, तो बेसिकली वो आज से अप्लाई होना चाहिए था ना। राइट। राइट। हम लोग ने उसको देखा था, क्रिमिनल लॉ में यही होता है। लेकिन हाँ, आपने अप्लाई किया कौन से डेट से या कौन से ईयर से?
24 जो केशवानंद का जो केस था, दैट इज 24 अप्रैल 1973 से। तो मतलब आप एक लॉ का वर्डिक्ट आज दे रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो कोई पीछे वाले दिन पे। हाँ। उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि आप कोई पीछे वाले डेट में जाके दे रहे हो। क्रिमिनल लॉ याद है, आर्टिकल 22 वाला। यस। उसमें मैंने बोला था कि पीछे वाले में जाके नहीं दे सकते हो। मतलब अगर जजमेंट आज आई है तो आज से वो क्राइम होना चाहिए। लेकिन हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो अलाउड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप पीछे जाके कोई एप्लीकेशन का डेट दे सकते हो। इज इट क्लियर? ओके। बट ये जो अभी हम लोग ने नाम यहाँ पे लिखा, दैट इज क्रिमिनल लॉ ओनली, राइट? तो नहीं 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 नहीं, क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी में होता है। क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी में होता है। ये तो 9 शेड्यूल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाँ। जो ओके मैंने फाइन। तुमको उस दिन बताया, आर्टिकल 22 की सारी प्रोटेक्शन एक्चुअली में वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है फंडामेंटल राइट के अंदर। लेकिन उसको एनफोर्स करने के लिए लॉ लगता है, जो सीआरपीसी या भारतीय न्याय संहिता में है अभी। ओके। ठीक है। ओके, ठीक है मेरा। हाँ। क्लियर। ओके, या प्रीति, व्हाट्स द डाउट? नो सर, डाउट नहीं था, वो गलती से हुआ। ओके, और किसी का कोई डाउट है इसमें? एनी मोर डाउट्स? just give me a minute here. Parliamentary groupings, parliamentary committees. मधुरा, कोई डाउट है क्या? नो सर, वो मैं हाथ लोअर करना भूल गई। अच्छा। ठीक है, तो अभी नवा टॉपिक दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको डीपीएसपी बोला जाता है शॉर्ट में। अगर अभी तक आप लोगों को याद है तो वी आर डन अवे विद व्हाट हिस्टोरिकल अंडरपिन्स हमने कर लिया। उसके बाद हमने प्रियम्बल किया। उसके बाद वी ऑल्सो वेंट टू यूनियन एंड टेरिटरीज। फिर उसके बाद वी वेंट टू सिटीजनशिप। उसके बाद हमने उठाया अपना फंडामेंटल राइट्स। ये सारे पोर्शन खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आता है पार्ट फोर्थ में। पार्ट फोर्थ में इट कम्स बिटवीन आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपके डीपीएसपी होते हैं। ठीक है। अभी जो हम देखेंगे ना, वी एक्चुअली वांट टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। एक्चुअली आपको इसमें भी एक इन ओरिजिन कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। मतलब पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ के अंदर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, या फिर आई कैन से रिलेशन विल बी सीन बिटवीन देम। देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। वी हैव टू स्टडी दैट। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि ओके डीपीएसपी कहाँ से लिया हुआ है या फ्रॉम वेयर वी आर इंस्पायर्ड बाय दिस, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए हम यूएसए से इंस्पायर्ड थे, डीपीएसपी के लिए वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से थे। ठीक है। या फिर अगर तुमको पूछा जाएगा कि यार कभी कभी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का पुराना वाला भी नाम लिख देते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर, EIR, एक ही बात है दोनों। और अगर पूछा जाएगा कि और पूछे और पुराना किससे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर वाज इंस्पायर्ड बाय दिस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन और स्पेन कंट्री। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से वे में क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में क्या है, वगैरह वगैरह उस पे। ठीक है। अभी पता है क्या, एक वर्ड से मैं तुमको अवेयर करवाना चाहता हूँ, दैट वाज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो वर्ड है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इससे मैं आप लोगों को थोड़ा अवेयर करवाना चाहता हूँ। व्हाट हैपेंस बेसिकली, पहले ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, हमारा सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, ये उसमें चीज थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
उसमें बेसिकली ये था ना, यूके में बैठी हुई गवर्नमेंट, आपकी पार्लियामेंट, वहां से जो इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स है उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती थी, तो उसको बोला जाता था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये थे कि वो अपना एग्जीक्यूटिव काम कर पाए, टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव्स कौन थे उनके याद है आप लोगों को? गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय थे, या फिर वो गवर्नर थे। तो ये लोगों को यूके से जो इंस्ट्रक्शंस आते थे आप उनको ही बोलते थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो डीपीएसपी भी इनसे कुछ अलग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जो है आपका, वो भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो है। क्यों क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस है ना स्टेट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू द स्टेट कि तुम लॉ बनाओगे तो ये चीजों का ध्यान दोगे, जब भी तू कोई कानून बनाओगे तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे। टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, बोल के लिखो, टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को या गवर्नमेंट को आप बोल लो, डीपीएसपी के थ्रू, जो कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, उसको बोल रहा है स्टेट को कि तुम ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे जब भी तुम क्या बनाओगे, कानून बनाओगे। क्या ये बात सबको समझ में आया? व्हाई आई एम कॉलिंग डीपीएसपी एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन? रेज योर हैंड्स। ओके, जो गॉट इट। मथुरा, मेरा, प्रीति, पद्मप्रिया। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। नाउ द थिंग इज लाइक दिस कि ये ना हमने पहले भी प्रियम्बल में किया हुआ था, बट मैं एक और बार बता रहा हूँ। आपको डीपीएसपी समझना है तो आपको कांता की स्टोरी से समझना पड़ेगा। कांता व्हेन वेंट फॉर इलेक्शन, तो कांता वाज वेरी हैप्पी ऑन दिस थिंग कि यार हमको पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स सेम है सबकी। ठीक है। कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है, मैं एक लाइन में खड़ी हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा है वो अमीर है, मेरे पीछे कोई खड़ा है वो गरीब है, हम सबको एक ही पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, मतलब सबके पास वोटिंग राइट्स एक ही जैसी है। तो शी वॉज हैप्पी फॉर दिस। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स बेसिकली आपकी फंडामेंटल राइट्स है जो सबके लिए सेम होती है। बट एट द सेम टाइम व्हेन कांता गोज टू हर होम, वो घर पे जाके देखती है तो उसकी बेटी की तबीयत गुड्डी की खराब रहती है। जब गुड़िया की तबीयत खराब रहती है तो उसको रियलाइज होता है यार सिविल और पॉलिटिकल राइट्स तो है, लेकिन सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं है। क्योंकि सोशल इकोनॉमिक राइट्स होता तो अमीर होते सब, सबको बराबर मिलता। तो आपका फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो सबके लिए सेम है। लेकिन डीपीएसपी जो है वो एक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है। तो ये सेम सबके लिए नहीं है। पहली चीज ये, इनफैक्ट वी कैन से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आपके पास दी हुई है ताकि आप यहाँ पे पहुंच पाओ। तो सिविल और पॉलिटिकल राइट वेज है या मीन्स है। आपको अचीव जो करना है वो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। आप कैसे करोगे? पॉलिटिकल राइट्स से अपने वोटिंग यूज करोगे, वोट करके एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट करोगे जो आपके सोशियो इकोनॉमिक चीजों के लिए काम करे। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक चीजों के लिए आपका जो बंदा इलेक्ट होके आया, देखो आप कैसे करते हो। यू आर अ कॉमन मैन, यू नो यू हैव पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। क्या है वो? वोटिंग की राइट्स है बेसिकली आपकी, सबको है। आप वोट करने गए, आपने अपने कैंडिडेट को चूज किया। आपके कैंडिडेट का काम है कि वो आपके लिए सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स चूज करे, इसके लिए अच्छा कैंडिडेट इलेक्ट करो। आपका कैंडिडेट ये सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स कैसे करेगा? लॉ बना के ना, मेकिंग लॉ। लॉ बना के करेगा। और लॉ कैसे बनाएगा? वो डीपीएसपी को याद रख के बनाएगा। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि ये एक तो मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है और इलेक्टोरल सैंक्शन है। ये कैंडिडेट के ऊपर होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा एक सिंपल चीज कि क्या डीपीएससी एनफोर्सेबल है, डज नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी मींस नॉन एग्जिस्टिंग? एक बात सोचो ना, डीपीएसपी, सिंपल याद रखो, डीपीएसपी को कोर्ट्स एनफोर्स नहीं कर सकते। कोर्ट्स कैन नॉट एनफोर्स, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की तरह सबको अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर इस पे लॉ बनाया तो इसको एनफोर्स किया जा सकता है।
तो अगर लॉ होगा तब एनफोर्स किया जा सकता है उसमें, ठीक है। बेसिकली आई वुड से कि इस पे मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है। लोग, जो बंदा सिलेक्ट हो रहा है उसको करना चाहिए, और दूसरा पॉलिटिकल सैंक्शन मतलब आप ऐसे लोगों को इलेक्ट करके लाओगे जो आपके लिए ये सारी चेंजेस करेंगे, या फिर जो लोग आपके लिए ये चीज करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ हो आप लोग? आर यू गाइस हियर टिल हियर विद मी? प्लीज रेज योर हैंड्स वंस। ठीक है, ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी अभी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस को पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद वी कैन डील अवे विद इट। अभी ये देखो, आपको साफ साफ पता चल गया कि पार्ट थर्ड में आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, बेसिकली दिस इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फोर्थ में जो है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। ये भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और वो भी दिया गया है, दोनों चीज अलग नहीं है, ठीक है। बट जस्ट सी एट दी राइट्स दैट आई एम ट्राइंग टू से यू गाइस, ठीक है। ब्रिटिश राज के टाइम जस्ट सोचो, जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था, अभी आप लोग को क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए, यार डीपीएसपी माय राइट? पहले तो ये एक चीज करते हैं कंफर्म, आर डीपीएसपी माय राइट? इसके लिए मेरे को आपको लेके जाना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया पे। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश राज? जब ब्रिटिश का टाइम था, इंडियंस को कोई राइट नहीं थी वो टाइम पे। इंडियंस वर डिप्राइव्ड, ना इंडियंस को सिविल राइट्स थी, ना इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स थी, तो ना ही सोशल राइट्स थी, ना इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। अब ये याद रखो, ये जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होती है ना, ये इंटेंट बेस्ड होती है, कि बस देने की इच्छा है। लेकिन सोशल और इकोनॉमिक राइट पे दोनों चीज ध्यान देना रहता है, कि आपकी इंटेंट भी है देने की, प्लस अवेलेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, दोनों चीजें। एज यू नो, सोशल इकोनॉमिक राइट डीपीएसपी का पार्ट है, और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इसमें सिर्फ नियत होनी चाहिए फंडामेंटल राइट में, लेकिन डीपीएसपी में आपको दोनों ध्यान देना पड़ता है, इंटेंट और अवेलेबिलिटी दोनों का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं वो प्रॉपर्टी बाय लॉ अपने दोनों बेटी बेटियों में बांटना चाहता हूँ। मेरे पास है, और मेरी इंटेंशन भी है। सिर्फ इसके लिए इंटेंशन की जरूरत है ना, मेरे पास चीजें अवेलेबल है, मेरे को बस इसमें इंटेंशन की जरूरत है, तो मैं कर दूंगा। दैट इज लाइक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कि मेरे को बस देना है, मेरे पास चीजें अवेलेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज के लिए सबको था कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो इंटेंशन बेस्ड है, और बाबा साहेब ने मिक्स आउट किया कि हाँ भाई ये तो देना ही है, इस पे सिर्फ इंटेंशन की जरूरत है, क्योंकि लोगों को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे देनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पार्ट थर्ड में लिखा और बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटेंशन की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, जस्टिशिएबल मतलब ये गारंटी पे है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये क्या है, ये गारंटी पे है, इट इज अंडर गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपके फंडामेंटल राइट सिर्फ इंटेंशन बेस्ड है। लेकिन अब मान लो कि एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहा हूँ। अब एक बात सोचो, तुम बोल रहे हो कि सर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दो, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई मेरा इंटेंशन तो है,
लेकिन आज के टाइम पे भी हम लोग ने पार्टीशन कुछ ज्यादा दूर नहीं देखा है। 1947 का पार्टीशन इज नॉट इवन 100 years राइट नाउ। तो मेरे पास इंटेंशन तो है, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को सोशल वेलबींग भी देखना पड़ेगा, पार्टीशन जैसी कोई चीज ना हो जाए। ठीक है। उसी तरह लोग बोलेंगे कि मान लो सर आप नरेगा है, मगनरेगा पता है सबको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मैंने बोला कि हाँ सर देना है अपने को, तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फंड्स भी तो अवेलेबल होना चाहिए। इस चीज को करने के लिए मेरे को दो चीज लग रही है, इंटेंशन प्लस मनी अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पद्म प्रिया है, पद्म प्रिया नरेगा में काम कर रही है और उसको इंडिया में नरेगा का वट एवर लाइक 100,000 रुपीज पर डे मिल रहा है। पद्म प्रिया का एक फ्रेंड भी है, वो यूके के नरेगा में काम कर रहा है और उसको वहां पे मिल रहा है 2,000 यूरोस पर डे। 2,000 यूरोस पर डे। पद्म प्रिया मेरे को बोल रही है कि सर हमारा भी कराओ, 1,000 रुपये पर डे में नहीं हो रहा। तो मैं बोलूंगा बेटा मेरी मन तो है तुमको देने का, लेकिन बात आ रही है अवेलेबिलिटी की, तो अभी मैं तुमको नहीं दे सकता। इट्स क्लियर कट, हिसाब इज डन। ठीक है। तो मेरा इंटेंशन तो है, लेकिन देने के लिए मेरे को पैसे भी चाहिए, स्टेट को पैसे भी चाहिए। इसके लिए हम लोग ने बोला कि जो डीपीएसपी है वो भी आपके राइट्स है, बट ये राइट जस्टिशिएबल नहीं है। मतलब आप गारंटी में नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, आप कोर्ट में जाके इसको एनफोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है। नॉट अंडर गारंटी, नॉट अंडर गारंटी। लेकिन बाबा साहेब ने बोला ठीक है अब भी अवेलेबिलिटी नहीं है ना, अब भी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब भी अवेलेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, बाबा साहेब से कि अब भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आई कांट गिव यू राइट नाउ, आई कांट गिव यू नाउ, मैं तुमको अब भी नहीं दे सकता हूँ ये राइट्स। बट मैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रक्शंस छोड़ के जा रहा हूँ, आई लीव इंस्ट्रक्शंस द फ्यूचर गवर्नमेंट whenever, if और when, जब भी, if और when गवर्नमेंट के पास रिसोर्स आ जाएगा, इफ गवर्नमेंट गेट्स द रिसोर्सेस, तो गवर्नमेंट सिटीजन्स को ये राइट दे देगी। लेट द सिटीजन्स, कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो राइट्स हम अभी नहीं दे पाए नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, लेकिन अब भी नहीं है, लेकिन मैं लिख के जा रहा हूँ डीपीएसपी में कि कल को अगर गवर्नमेंट के पास जब भी पैसा आएगा, गवर्नमेंट हैव टू गिव दिस राइट्स टू पीपल। आर यू एबल टू गेट इट? आर यू एबल टू गेट इट गाइस? रेज योर हैंड्स। सर ठीक है बट सर। मेरा या मधुरा? अ, अभी आपने कहा था कि ऊपर ये जस्टिसेबल नहीं है डीपीएसपी, राइट? सो इन हाँ केस इसका कुछ वायलेशन होता है तो फिर वो कहाँ पे चलेगा, जा आप कोर्ट नहीं जा सकते हो अगर ये वॉयलेट हो। देखो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो जस्टिसेबल नहीं है, चलेगा, कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है और वो लॉ के हिसाब से कुछ वॉयलेट हुआ है, तब आप कोर्ट जा सकते हो। व्हाट इट? अ, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो आप इसको? मतलब मुझे समझा बट स्टिल एक क्लैरिटी के लिए। देखो डीपीएसपी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 44 के अंदर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा है बनाना है। अगर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो तुम कोर्ट जा सकते हो क्या? नहीं। नहीं जा सकते। लेकिन कल को अगर पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ बना दिया, तब तो ये एनफोर्स हो गया। राइट। और अगर एनफोर्स होने के बाद ये ब्रीच हो रहा है, तब तुम कोर्ट के पास जा सकते हो। हाँ, बराबर। ये होता है कि ओके। डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए लॉ लगता है।
फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली एनफोर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उनको लॉ वॉ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट नाउ? या जस्ट टू सर, गिव, अंडरस्टूड। जस्ट फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर देखो आप फंडामेंटल राइट क्या है, ये देखो, व्हाट आर फंडामेंटल राइट? इफ यू आर सीइंग फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स, सिंपल, ये राइट्स है सर, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को, जैसे आर्टिकल 21 को लेते हैं जिसमें बोला है लाइफ और लिबर्टी है, देयर इज लाइफ एंड लिबर्टी, ये बोला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्शन देता है कि आर्टिकल 21 के अंदर स्टेट को डोंट टेक अवे someone's life and liberty without procedure established by law, यही लिखा है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट है वो भी एक तरह के डायरेक्शंस का ही तो काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ डायरेक्शंस। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस पे डोंट लिखा है, तो कहना है इससे डोंट होने का मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शंस है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव डायरेक्शंस है क्योंकि ये स्टेट को रोक रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। और फंडामेंटल राइट जो है आपके, दे आर नेगेटिव डायरेक्शंस क्योंकि ये स्टेट को रोक रहे हैं। बेसिकली ये भी आपके तो राइट्स ही हैं, बट ये कैसे राइट्स हैं? ये नेगेटिव राइट्स हैं, या फिर कैसे डायरेक्शंस है? ये नेगेटिव डायरेक्शंस है। ये पार्ट सबको समझा? दे आर नेगेटिव इन नेचर, ये स्टेट को मना कर रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, ये गारंटी में है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर ब्रीच हुआ तो जा सकते हो तुम, बेसिकली जो भी चीज अगर ब्रीच हो रही है और तुम जा सकते हो कोर्ट, तो उसको बोलते हो दे आर जस्टिशिएबल, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो होते हैं अगर तुम सारे देख रहे थे तो तुमको मिल रहे थे कि दे आर इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंडिविजुअल को राइट दे रहा है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते, इंडिविजुअल सेंट्रिक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और मोस्टली ये ऑटोमेटिक एनफोर्स होते हैं, मतलब इनको लॉ वॉ की जरूरत नहीं है, दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वेलिटी बिफोर लॉ तो ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड हो गया, ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डीपीएसपीस। डीपीएसपीस को एनफोर्स करने के लिए आपको, व्हाट आर डीपीएसपीस? डीपीएसपीस एक तरह का डायरेक्शन है, मैंने बताया। आई एम जस्ट कनेक्टिंग कि दोनों राइट्स कैसे है, राइट्स भी एक तरह के डायरेक्शन है, लेकिन डीपीएसपी में आपको जो वर्डिंग मिलती है ना वो अलग टाइप की मिलती है। जैसे बोलते हैं कि द स्टेट शाल एंडेवर टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे स्टेट को डू करने बोल रहा है कि करो, यहाँ पे डोंट था। जब डू बोल रहा है तो ये पॉजिटिव टाइप का राइट है, मतलब डीपीएसपी इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड फंडामेंटल राइट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन, डीपीएसपी इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है कम्युनिटी सेंट्रिक है, ये इंडिविजुअल को राइट नहीं देता, ये पूरे कम्युनिटी सेंट्रिक है, ठीक है। एक चीज आपने यहाँ पे बताई मेरे को कि सर ये सिविल और पॉलिटिकल दोनों है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये तो सोशल इकोनॉमिक है। अब इसकी एक चीज है कि ये कोर्ट केस में नहीं आता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अंडर द गारंटी, नॉट अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कहना है इसे, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। को अगर एक डीपीएसपी को एनफोर्स करना है ना तो आपको लॉ पास करना पड़ेगा। डीपीएसपीज आर एनफोर्स्ड बाय पासिंग लॉ, और अगर एक बार लॉ पास है और फिर ब्रीच हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। दोनों का फर्क समझ में आया? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स अगर समझ में आया। तो एक तरह से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो डायरेक्शन? रेज योर हैंड जितने लोग को लग रहा है। यस तायरा, क्या बोलते हो, फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्शन और नॉट? जोत बोलो। यस, Sir, they are directions, but they दे go आर in a ओके, very negative way. राइट, सो दे आर नेगेटिव डायरेक्शंस, कहना है से दिस जोत, Yes, sir. ओके। तो अब ये हो गया, डीपीएसपी भी डायरेक्शंस है, क्या ये सही है? रेज योर हैंड्स। ओके, या प्रीति डीपी
DPSPs are direction, but what sort of directions they are? Positive or negative? They are positive directions. पॉजिटिव डायरेक्शंस, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में से कौन सा एनफोर्सिएबल है? ओके, ओके, मधुरा। DPSPs are enforceable by passing a law. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल, मधुरा। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कौन सा एनफोर्सिएबल है, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स, या पद्मप्रिय? एनीवन? तायरा, आपको? आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, चैट पे भी लिख सकते हो। कोई बताओ मेरे को, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल है? कौन सा ब्रीच होने पे आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो? क्या प्रीति? फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होने पे हम लोग डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं एंड डीपीएसपी में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, लेकिन अगर कोई डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए लॉ बना दिया है, तब प्रीति, तब जा सकते हो कोर्ट? और या हाँ, लॉ बना दिया है तब जा सकते हो। अगर सिर्फ डीपीएसपी में लिखा है तो नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर लॉ बना दिया है तो यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट, तब तुम जा सकते हो कोर्ट पे, ठीक है? ये याद रखो। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है। तो डीपीएसपी भी एनफोर्सेबल है, लेकिन उसको एनफोर्सेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू नीड टू डू टू एनफोर्स डीपीएसपी? यस प्रीति? लॉ। लॉ। जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको लीगल सैंक्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला ही है कि जस्टिसेबल है, लेकिन जो डीपीएसपी है दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन कि आप जो बंदे को इलेक्ट किए हो, ही इज डूइंग दैट थिंग कि वो ऐसा सिविक मतलब पॉलिटिकल सोशल चेंजेस लाएगा, तो वो डीपीएसपी के लॉस पास करेगा तभी होगा, ठीक है? ये याद रखना। जस्ट गिव मी अ मिनट। 36। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर कॉन्सेप्ट ऑफ मेन, ठीक है? अब देखो सर, पूरा। हाँ, बोलो प्रीति। कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप लिटिल बिट? वह प्रीति, यहाँ पे सर वो कॉमनली एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली लिखा है ना, उसके नीचे का। सोशल एंड नॉट अंडर द गारंटी, कम्युनिटी है वो, नॉट अंडर द गारंटी, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है? अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हम देखेंगे, जो कि अभी जो मैंने बोला ना आपको कि रिलेशन देखना है हमको बिटवीन डीपीएसपीज एंड दिस। अगर ये हो गया है तो आई कैन स्टार्ट, इफ अगर हो गया आप लोगों का ये, रेज योर हैंड्स इफ इट इज डन। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। नाउ द थिंग इज लाइक दिस, 1950 से ये पूरी चीज शुरू होती है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, दिस इज समथिंग that speaks about the relationship between the DPSP and this thing, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट लेट्स गो केस बाय केस बेसिस। तो आप लोगों को ये याद है कि दो चीज हो गई है, एक आपका पार्ट थर्ड है, एक हो गया आपका पार्ट फोर्थ। थर्ड इज योर फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर्थ इज योर डीपीएसपी। थर्ड फंडामेंटल राइट्स है, बेसिकली उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है। पार्ट फोर्थ आपका जो है डीपीएसपी, उसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है, ठीक है? ये जो है ये नेगेटिव डायरेक्शंस है, ये
पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। दिस वंस आर जस्टिशिएबल, ये जो है ये जस्टिशिएबल है, ये वाले नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। लेकिन आप इसको एनफोर्स कराना है तो आपको वो लॉ बनाना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप लोगों को याद है आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ था, पार्ट थर्ड में, कोई मेरे को बताएगा? आर्टिकल 12 में, यस मधुरा। आर्टिकल 12 वाज डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली वी कॉल एज स्टेट, कि क्या-क्या चीज़ें स्टेट में आती है। आर्टिकल 12 स्टेट का मीनिंग बताता है, किसके लिए? पार्ट थर्ड के लिए ना, लिखा था ना उसमें, आर्टिकल 12 हाँ, डिफाइंस द स्टेट फॉर पार्ट थर्ड, करेक्ट। तो आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तो पार्ट थ्री है, डीपीएसपी स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से, गोज टिल आर्टिकल 51। आर्टिकल 36 भी स्टेट डिफाइन करता है पार्ट फोर्थ के लिए, और उसका मतलब सेम टू सेम है, जो आपने पार्ट 12 में स्टेट का बोला था वो सेम चीज यहाँ पे बोल दिया गया है कि आर्टिकल 36 में भी स्टेट का मतलब वही रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर्टिकल 36 में भी स्टेट का मतलब डीपीएसपी के लिए वही रहेगा जो आर्टिकल 12 में है वो बोला हुआ है। लेट मी शो यू द बैरेक्स। Is my barrack visible to you guys? नॉट येट सर। Okay, not yet. Just give me a moment. ठीक है। Is it now? नो सर। नाउ इट इज विजिबल। Okay, सबको visible है? Once raise your hands, please. Okay, okay, okay. ठीक है। ताहिरा? Okay. See Article 36. Definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state has same meaning as in part third. पार्ट थर्ड में स्टेट का मीनिंग कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 में। तो जो मीनिंग आर्टिकल 12 का स्टेट का है वही आप आर्टिकल 36 के लिए सेम टू सेम इम्प्लाई करोगे, इसका मतलब वो है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इजी, नो डाउट इन दिस, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट आपको एक चीज बताई ना कि आप लोग एक चीज देख लेना, हम लोग ने बोला कि नॉन जस्टिशिएबल है, मैंने अभी बोला क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डीपीएसपी को गारंटी नहीं है, वो टाइम और अवेलेबिलिटी पे जैसा जैसा आएगा स्टेट देगा, वो वाली बात थी। तो आर्टिकल 37, ये आर्टिकल 36 है फॉर एग्जांपल, मैं इसको कहाँ लिखूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस इज आर्टिकल 36 और ये है हमारा आर्टिकल 37 जो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 37 में वही बात लिखी हुई है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल मतलब डीपीएसपी जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो नहीं दे रहा है स्टेट आपको तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसको कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट कर सकता है, दिस इज नॉट एनफोर्स्ड बाय कोर्ट, इसलिए इसको नॉन जस्टिशिएबल बोलते हैं। लेकिन ये भी बोला गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि इसको एनफोर्सिएबल बनाए। कैसे बनाएगा? इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। एक बार स्टेट ने अगर इसको लॉ बना दिया तो वो एनफोर्सेबल हो गया। आर्टिकल 37 में वही चीज लिखी हुई है जो हमने पढ़ ली। क्या ये क्लियर है सबको? रेज योर हैंड्स। आर्टिक ओके, पद्म प्रिया, प्रीति, तायरा, ओके, मधुरा, जोत, ओके, ठीक है। लेट मी शो यू द बैरेक्स गाइस। बैरक विजिबल है सबको? प्लीज रेज योर हैंड्स।
ठीक है, अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, जस्ट अ मिनट, contained in this part. The provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid nevertheless fundamental in the governance of country, and it shall be duty of state to apply this principle in making laws. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन कैसे एनफोर्सेबल बनाया जा सकता है अगर स्टेट उस पे कानून बना दे तो। आई होप मधुरा, प्रीति, आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा आर डीपीएसपी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो आप लोग क्या लिखोगे, है कि नहीं है? है कि नहीं है गाइस? रेज योर हैंड्स। क्या मधुरा? नो दे आर नॉट। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। वहां मैंने फंडामेंटल राइट नहीं बोला है, मैंने फंडामेंटल बोला है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। अभी तो उसमें लिखा है, अभी था ना आर्टिकल 37 में, कि देखो पहली चीज मेरे को ये बताओ, चलो डीपीएसपी एनफोर्सेबल है क्या? नो। नो। अगर डीपीएसपी एनफोर्स करना है तो कैसे कर सकते हो? बाय या मेकिंग अ प्रिंसिपल, ओके, बाय मेकिंग अ लॉ। लॉ बनाने में जब आप वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो वो फंडामेंटली हुआ ना। आपको स्टेट बोल रहा है कि लॉ बना, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि लॉ बनाते हुए वो दिमाग में रखना। इज इट क्लियर? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दे आर फंडामेंटल राइट, आई एम सेइंग कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कि हाँ मॉरल ड्यूटी है। किसका मॉरल ड्यूटी है? पॉलिटिशियंस का, कि लॉ बनाते वक्त वो चीज इम्प्लाई करे। इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नाइस। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट? नाउ ये हो गया आर्टिकल 37। द थिंग ओवर हियर इज कि मान लो वेलफेयर स्टेट की मैं बात करूं तो क्या होगा? डीपीएसपी आर एनफोर्स्ड बाय पासिंग लॉज, ये लिख लेना अगर भूल जाओगे तो। ऐसे डायरेक्ट नहीं होते वो, उनको पास करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है? अब आर्टिकल 38 है ना जो, उसका मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एक मिनट। आर्टिकल 38 के लिए आप लोग बस एक ही चीज याद रखना, सेम। जब मैं आर्टिकल 38 बोलूँ तो उसका मतलब बस ये याद रखना, सेम, सब चीज सेम, सब बराबर। ठीक है, आप लोग को याद है आर्टिकल 38 बोल रहा है कि लोगों के लिए सब सिंपल करो, सेम करो, बेसिकली सबको जस्टिस दो। कैसी कैसी 3 तरह की जस्टिस होती है, क्या याद है आप लोगों को? कौन सी जस्टिस है? जस्ट आयरा, स्पीक प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप टाइप करो ना टायरा। मेरे को तब तक बताए मत। आप लोग बाकी जोत, प्रीति, मधुरा, पद्मप्रिया, मधुरा या मधुरा? एंड पॉलिटिकल। ओके, जस्टिस इज सोशल, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आर्टिकल 33 भी यही जस्टिस की बात कर रहा है। तो को ये याद है, ये सेम जस्टिस हमने कहीं और भी पढ़ा हुआ था। किनको किनको याद है? राइट दायरा, करेक्ट। ये सेम जस्टिस की बात जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सेम कहीं और भी पढ़ा था। आर्टिकल 13 जो बोल रहा है, यस मधुरा? सब प्रियम्बल में भी है ना ये? करेक्ट, प्रियम्बल में भी है। अभी हम जो देख रहे हैं ये आर्टिकल 38 में लिखा ही हुआ है, लेकिन ऐसी सेम चीज प्रियम्बल में भी लिखी हुई है जस्टिस के रिलेटेड, कि जस्टिस देना है कौन से वाले, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसलिए कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट मिलता है बोल के कि डीपीएस, आर्टिकल 38 तो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का पार्ट है। इसलिए आपको ये आइडिया मिलता है कि डीपीएसपी आर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियम्बल, क्योंकि सेम बाय सेम चीजें दिखती है उसमें। डीपीएसपी आर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियम्बल। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कर्नल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन, अगर क्वेश्चन आया हु इज द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियम्बल, तो डीपीएसपी है, क्योंकि ये विजन लेके कैरी कर रहा है कि इंडिया कैसा होना चाहिए।
और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कम्युनिज्म वाली, कि सबको सब सेम कर दो। अब ये डीपीएसपी ना एक्चुअली ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 38 was added by 44th Constitutional Amendment Act of the year 1978, मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक है। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि उस टाइम पे ना हम लोग रशिया यूएसएसआर से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे। इसीलिए देखो आपको इसमें ना सब ऐसा दिखेगा कि ये बात कर रहा है सबको सेम करने की, इक्वल करने की। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कि कैसे ये सेम करने की बात कर रहा है। कृति कोई डाउट है बेटा? सर कर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? सेम, सब सेम करना मतलब इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे रहा है प्रियम्बल का, वही चीज उसको थोड़े हाई क्लास वर्ड में बोल दिया मैंने, ठीक है। ओके। ओके, अब आर्टिकल 38 देखो, मेरा बैलेट इज विजिबल टू यू गाइस? इज माय नो बैलेट विजिबल? नो सर। नॉट? ओके वेट, इज इट नाउ विजिबल गाइस? यस सर। ठीक है, अब मैं ना जो चीज बता रहा हूँ देखो, उसमें सब सेम करने की बात कर रहा है। The state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting effectively as it may social order in which justice, social, economic, political shall inform the institutions of national life. The state shall in particular strive to minimize the income inequality, same karo. Endeavor to eliminate inequalities in state, same karo sabko. Facilities and opportunities, same karo. Not only among individual but also among the group of people or vocation. अगर तुम ये चीज देख रहे हो तो स्टेट बात कर रहा है वेलफेयर स्टेट की, लोगों के लिए भलाई की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 38 एक आर्टिकल है जो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। सोशल इकोनॉमिक क्या होता है, वेलफेयर स्टेट तो होता है, राइट। आर्टिकल 38 बात कर रहा है कि हम देंगे लोगों को वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी क्या, हम जस्टिस देंगे तीनों टाइप के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के। लेकिन लोग क्या होते हैं मालूम है, लोग अपने वेलफेयर का मतलब अलग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि यार मेरे हिसाब से वेलफेयर का मतलब होता है मेरे पास बेंटली की गाड़ी चाहिए। स्टेट ने बोला है कि आर्टिकल 38 के अंदर क्या देगा, सबको वेलफेयर स्टेट देगा। तो मेरा वेलफेयर का मतलब है कि मेरे को गाड़ी दो, तो तुम दे दोगे क्या? नहीं, वेलफेयर मतलब होगा कि कैसे दोगे, कैसे लोगों को इक्वल करोगे। तो तुम इनकम इनइक्वालिटीज को सही करोगे, बोला है कैसे कर सकते हो, टैक्स लॉस से। जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स मारो, जो ज्यादा प्रॉपर्टी रख रहा है उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करो। तो इस तरीके से वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। या मधुरा कोई डाउट है क्या? नो सर, ये क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? तो आर्टिकल 38 प्रोवाइड करता है वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट कैसा होगा, आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस दोगे, ठीक है। तो हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे धीरे दे रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए ही हमने नरेगा जैसी स्कीम्स रखी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद वेट अ सेकेंड, आर्टिकल 39 से याद रखना, आर्टिकल 39 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। आर्टिकल 39 जो है वो सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। सोशलिस्टिक का मतलब होता है सब बराबर, सेम। आर्टिकल 38 को याद रखना कि वेलफेयर स्टेट है। आर्टिकल 39 को एस फॉर सेम याद रखना, सेम, सब सेम। यहाँ पे जो है वेलफेयर याद रखना, सेम मत रखना। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट कैसे दोगे, जस्टिस देके, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देके। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब होता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, मार्क्स, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ठीक है। आप कैसे दोगे इक्वालिटी, आप सारी चीजें कैसे दोगे, लोगों को कैसे प्रोवाइड करोगे, वो चीजें हम देखेंगे अभी। बट आर्टिकल 39 लेट मी शो यू एक बार पहले, एक मिनट।
आर्टिकल 39 देख के ही समझ में आ जाता है कि सब इक्वल करने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट लेट मी शो यू। क्या ये दिख रहा है मेरा बैरेक्ट इज विजिबल? इज माय बैरेक्ट विजिबल गाइस? ठीक है, सबको दिख रहा है क्या? रेज योर हैंड्स एक बार। ठीक है। Certain principles to be policy followed by the state. The state shall particularly direct its policy towards securing that the citizen, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. कि दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए लाइवलीहुड कमाने का। सेम सेम कर दो, मतलब दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कर दो। That the ownership and control of material resource of the community are so distributed as to best serve common good. मतलब जो भी मटेरियल रिसोर्स है उसको सेम कर दो सबके भलाई के लिए। The operations of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to common detriment. मतलब किसी एक बंदे के हाथ में ना जाए, सबको बराबर मिले। Equal pay for equal work, again same. Health and strength of workers, women and tender age of children are not abused and the citizens are not forced to economic inactivity to enter a vocation unsuited to their age. हमारे इंडिया में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वर्क करने की भी एक एज होती है और रिटायरमेंट की भी एज होती है। ठीक है, वर्क करने की भी एक एज है और रिटायरमेंट की भी एज है। तो कभी ऐसा ना हो कि कोई बंदा बुजुर्ग है और उसको मजबूरी में काम करना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट की भी एज है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत है और वो है, तो स्टेट उसको भी पैसे प्रोवाइड करता है, पेंशन स्कीम्स वगैरह। ठीक है। और बच्चों को अवोकेशन मतलब एडुकेशन की भी ट्रेनिंग दे, इसके लिए कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, ये सब चीज प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, यहाँ पे सबको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना मतलब ये है। क्या ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स एक बार। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Sir, I had one doubt. हम जो जब आर्टिकल 28 के बारे में बात करते हैं तो कुड वी से दैट वेलफेयर स्टेट कुड बी इक्विटी की सबको जितना चाहिए उतना ही मिले एंड आर्टिकल 39 टू बी इक्वालिटी की सबको इक्वल मिले? नहीं, आप आर्टिकल 39 को इक्विटी बोल सकते, इक्वालिटी बोल सकते हो, और उसको 38 को यू आर सेइंग इक्विटी, राइट? हाँ, यस यस यस। करेक्ट, करेक्ट, बोल सकते हो। ठीक है, इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क होता है। होप यू गाइस नो दिस थिंग, मैंने बताया भी था। इक्वालिटी का एंड रिजल्ट इक्विटी नहीं आ सकता है कभी कभी। ठीक है, इक्विटी इज लाइक जिसको जितनी हेल्प चाहिए वो दो, इक्वालिटी मतलब सबको बराबर दे दो, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का ना हम एंडिंग सेशन यहीं पे, थोड़ा काम है मुझे। वी विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो, थोड़ा अर्जेंट, आई नीड टू गो। आप लोग यहाँ तक का डीपीएसपी करके आना, क्योंकि एक केस पढ़ना है मेरे को, चंपकम दोरई रजन, और कल हो जाएगा होपफुली डीपीएसपी खत्म, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। फिर वी कैन मूव टू यूनियन एग्जीक्यूटिव्स वगैरह। क्या यहाँ तक सब क्लियर हो आप लोग? रेज योर हैंड्स बस। ठीक है, मधुरा, जोश, पद्मप्रिया, सायरा, प्रीति, प्रीति। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग, मेरे को डाउट बता दो, और नहीं है तो वी कैन जस्ट वाइंड अप।